हाय एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 का मैथ का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो उसमें भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले पेपर 1 फिर पेपर 2 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 में भी 4 सेक्शन होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, है ना। वो 4 सेक्शन में इसलिए डिवाइड करता है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है हमारा, वो होता है सिंगल करेक्ट आंसर, और सेक्शन 2 जो होता है वो मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता है, और सेक्शन 3 में जो होता है न्यूमेरिकल्स आंसर्स होते हैं, और सेक्शन 4 जो होता है मैच द कॉलम होता है ना। तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पेपर 1 को। तो हम लोग पेपर 1 को एक एक करके सेक्शन वाइज देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो सेक्शन 1 देखने वाले हैं, दैट मीन्स कि सिंगल करेक्ट आंसर्स वाला। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। हम लोग ऐसे ही कर करके सेक्शन वाइज रोज एक एक करके देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहला सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में वो क्या है? कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। दैट मीन्स कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, फंक्शन की 1 पे वैल्यू गिवन है हमारा, एंड लिमिट t टेंस टू x पे ये इसकी वैल्यू 1 गिवन है। दैट मीन्स कि इसका लिमिट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना। लिमिट फाइंड नहीं करना है, लिमिट ऑलरेडी गिवन है। फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 कंडीशन गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चा? एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एडवांस का क्वेश्चन जब भी हो आप उसको आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, है ना। थोड़ा समझ समझ के, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, टाइम काफ़ी होता है। 6 घंटे का पेपर होता है, दोनों पेपर मिला के। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई मेन के रिस्पेक्ट में तो 17 ही होते हैं, कम होते हैं, है ना। हमारे पास टाइम होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए तो हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन है ना, हम लोग आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ में आ जाए तो अटेम्प्ट करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक एक करके क्या दिया है भाई। एफ एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये लिमिट ही दिख रहा है कि इसकी लिमिट वैल्यू, यहीं से जो एफ एक्स फाइंड हो जाए। तो लिमिट यहाँ पे पुट करके देखते हैं। टी की वैल्यू कितना रखना है? एक्स रखना है ना। जब टी की वैल्यू एक्स रखेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 10 एफ एक्स और x टू द पावर 10 एफ एक्स। ओके, तो दैट मीन्स कि दिस माइनस दिस तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पे जब रखेंगे x टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9, ये भी 0। दैट मीन्स कि ये जो इसका बन रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वो कैसा बन रहा है? 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल, है ना। यानी कि एल, इसको हमें एल डॉट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बच्चा? आप लोग को पता होगा एल हॉस्पिटल रूल, कि हम सबसे पहले इसको एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग। ये नहीं कि कोसेंट रूल लगा देना। तो कैसे करेंगे देखो, लिमिट t टेंस टू x, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम हमारा x क्या है? कांस्टेंट है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिए। t के पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 बाहर आएगा, 10 इंटू टी टू द पावर 9 हो जाएगा, माइनस x टू द पावर 10, वो तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और f ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा? f डैश t डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे t के पावर 9 का क्या होगा? 9 इंटू टी के पावर 8, और x टू द पावर 9 तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, और इसका लिमिट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 1। जब हम t की वैल्यू x पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से पुट करके देखते हैं। अगर फिर से 0/0 बन जाता ना, तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x, t के जगह पे x रख के देखो तो कैसा बन रहा है? न्यूमरेटर में बन रहा है हमारा एफ एक्स इंटू 10 इंटू एक्स टू द पावर 10, सॉरी एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ डैश एक्स, टी की जगह पे x रखेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू कितना है? ये 1 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है। x टू द पावर 9, x टू द पावर 10, x टू द पावर 8 है, तो x टू द पावर 8 कॉमन है, न्यूमरेटर से कॉमन लो और डिवाइड करो, तो देखो फंक्शन हमारा कैसा बचेगा? हमारा जो अब जो एक्सप्रेशन ये जो है किस तरीके से बचेगा? एफ एक्स इंटू 10 इंटू एक्स बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस एक्स स्क्वायर
एफ डैश एक्स बच जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 9 इक्वल टू 1, है ना। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो एफ डैश एक्स समथिंग इंटू एफ डैश एक्स एफ एक्स और कांस्टेंट कोई है, तो ये एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रीअरेंज करते हैं, सबको उधर लेके जाओ, सबको 9 को पहले मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो देखो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स और ये उधर जाके बन जाएगा -10x एफ एक्स और इक्वल प्लस 9 1 जा कितना 9 इक्वल टू 0 बन गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये एफ डैश एक्स माइनस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 10/x एफ एक्स और प्लस तो 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा 9/x स्क्वायर आएगा। मैंने एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशंस को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये डी वाई बाई डी एक्स है माइनस पी ऑफ एक्स इंटू वाई है इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को पता होगा, ये y का जो कोफिशिएंट होता है वो p ऑफ x होता है और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है q ऑफ x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p ऑफ x dx होता है। p ऑफ x की वैल्यू कितना है बच्चा 10 -10/x dx। अब इंटीग्रेशन इसका आता होगा आप लोग, -10 को बाहर कर दो तो -10 को जब बाहर करेंगे तो 1/x का कितना हो जाएगा ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। इस -10 को इसके ऊपर ले जाओ, अब चूंकि बेस ln e है, यहाँ पे बेस ln का e है तो वो कैंसल आउट होकर क्या बच जाएगा x टू द पावर -10। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो इसको हम लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 10। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं आप लोग को पता होगा, मैं ये वाला मिटा रहा हूं बच्चे, है ना। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे देंगे बच्चा, y इंटू यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x टू द पावर 10 इक्वल टू, फिर इधर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ x क्या है -9/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x टू द पावर 10 और ये dx, ठीक है। तो इधर तो एज इट इज रहेगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -9 बाहर आएगा और ये देखो x टू दी पावर 12 है, उसको ऊपर लेके जाओ तो x टू दी पावर -12। आप लोग को इंटीग्रेशन पता होगा x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1, दैट मीन्स कि यहाँ पे -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 और चूंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c, तो इसको देखो यहाँ से तो ये क्या बन गया हमारा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू, यहाँ से देखो ये -11 है ये -9 है तो ये क्या बन जाएगा 9/11 और ये बच जाएगा x टू द पावर -11 बच जाएगा, है ना, और प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे उस टाइम f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है 2 है, तो इसमें x के जगह पे 1 पुट करो, ये पार्ट भी मैं मिटा रहा हूं, है ना। चलो यहाँ पे x के जगह पे 1 जब रखेंगे तो y की वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है 2, तो दैट मीन्स के देखो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जो कि 1 टू द पावर 10 तो 1 ही रह जाएगा ना, इक्वल टू 9/11 उधर बचेगा और प्लस c बचेगा। जब 2 में से इसको माइनस करके देखो तो c की वैल्यू कितना आ रहा है 13/11 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि हमारा जो अब सॉल्यूशन होगा वो कैसा होने वाला है, देखो एफ एक्स इक्वल टू इस x टू द पावर 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा 9/11 इंटू एक्स टू द पावर -11 को x टू द पावर 10 से करेंगे तो कितना आएगा x टू द पावर -1 आएगा और प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 10, c इंटू एक्स टू द पावर 10। c की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना है
11 इंटू एक्स टू द पावर 10। तो देख लो आंसर कौन सा इसमें है। ओके, एक्स टू द पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं पॉजिटिव पावर बनाकर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो किस तरीके से होगा, 9/11x प्लस 13/11 एक्स टू द पावर 10। ये हमारा फाइनली fx की वैल्यू आ गया, है ना। देखो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया होगा x ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ना आराम से पढ़ना। स्टूडेंट अपियर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे हैं, ट्रू और फॉल्स टाइप ही सिर्फ क्वेश्चन है ना। एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को वो बच्चा जो है क्या किया, आंसर किया। ठीक है, द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर फॉर सम रिमेनिंग क्वेश्चन। वो बच्चा जो है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर उसको पता है और कुछ क्वेश्चन का आंसर वो क्या करता है, गेस करता है, दैट मीन्स कि तुक्का मारता है ना। Whenever the student know the answer of a question, he gives the correct answer. जब अगर वो जानता है तो वो करेक्ट आंसर देता है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1/2. ओके, कह रहा है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर। वो करेक्ट आंसर दे रहा है कब, जब वो गेस किया था उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी गेस करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। गिवन दैट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल गिवन दैट में हम जैसे ही आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। और एक चीज़ और भी होता है, गिवन दैट मतलब दो तरह से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ बच्चा, कि प्रोबेबिलिटी गिविंग करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर दे रहा है कब, जब वो गेस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर होगा जब वो गेस किया, तो यानी कि गेस करके वो करेक्ट आंसर, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गेस करने के बाद करेक्ट आंसर देना, है ना। ऑल्सो एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड किया गया, गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दैट द स्टूडेंट इज करेक्ट इज 1/2। ओके, दैट मीन्स कि जब वो गेस करके जब आंसर दिया था उसकी प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1/6 है। यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे लगने वाला है 1/2 करेक्ट आंसर गिवन दैट गेस्ड किया गया है, तो वो कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। ऑल्सो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है बीइंग गेस्ड, ऑलरेडी एक गिवन है कि बीइंग गेस्ड, तब उसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितना गिवन है, करेक्ट होने का 1/6। यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम लगने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ता है प्रोबेबिलिटी का, कि कब कंडीशनल लगेगा, कब बेस थ्योरम लगेगा। अगर बेस थ्योरम आ रहा है तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी यूज होने वाला है ना। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखो गिवन है, तो हमें पूछ क्या रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ रैंडमली चूजन क्वेश्चन। अच्छा, उस मतलब कितने क्वेश्चन का वो सही आंसर जानता है और कितने को गेस किया है, तो हमें सही वाला पूछ रहा है कि कितने को उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है चीज़ें। पहले तो है कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है ना, कि हमारा आंसर क्या हो, करेक्ट हो, उसको हम मानेंगे। फिर उसके बाद दो तरह के कंडीशन है, कि जब वो जानता है तब, और एक जब वो गेस किया तब, है ना। तो सब इसमें देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कि लेट हम लोग लेते हैं, लेट ए लेते हैं, कोई इवेंट हमारा है, जैसे इवेंट क्या है कि आंसर करेक्ट है, दूसरा इवेंट क्या है कि वो गेस के थ्रू दिया, और तीसरा इवेंट क्या है कि वो जानता है तब आंसर करेक्ट दिया। 3 इवेंट है। तो हम लोग लेते हैं लेट ए, कब, ये ए हमारा क्या है, जब आंसर इज करेक्ट, आंसर मान लेते हैं कि आंसर जब करेक्ट है उसको इवेंट ए मानते हैं, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इवेंट E1 मानते हैं जब वो जानता है, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। और उसके बाद E2 इवेंट E2 लेते हैं जब वो गेस किया, है ना, ही गेस्ड द आंसर, है ना। वो आंसर क्या क्या जब गेस कर रहा है उसको हम सेकेंड इवेंट E2 मानते हैं ना, ही गेस्ड द आंसर।
ठीक है, ये 3 चीज़ मान ली है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 3 हमारा इवेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा गिवन है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखो गिवन है कि करेक्ट आंसर करेक्ट होने का कब, जब गिवन दैट ही गेस्ड इट, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आंसर इज करेक्ट कब, गिवन दैट जब वो गेस किया हो, दैट मीन्स की E2 गेस करने का हम क्या लेते हैं E2। इसके थ्रू आंसर जो सही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है बच्चा, 1/2 गिवन है। ठीक है, अच्छा ही नोज द आंसर, वो कह रहा है जब आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो दिया वेन एवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। जब वो जानता है तो वो करेक्ट ही देगा। उस केस में कंडीशनल क्या होगा, उस केस में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने का, बताओ सोच के देखो, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, जब जानेगा वो, उसको पता ही है कि आंसर ये होगा, इसका करेक्ट आंसर है, तो भाई उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगा, क्योंकि उसमें पक्का उसको पता है कि वो आंसर उसको वो जान रहा है ना। उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का कब, जब वो ही नोज द आंसर, उसकी कितनी होगी, 1 होगा। ये दिया नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। गेस करने में भी सही गलत हो सकता था ना, इसलिए 1/2 दिया। जब वो जान ही रहा है तो सही होने की चांसेस कितनी है, 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा इवेंट इवन ही नोज कितने का आंसर जानता है और कितने का नहीं जानता है, ये तो पता ही नहीं है। हम मानना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हम मानते हैं कितना, x मानते हैं, यही तो पूछ रहा है आंसर हमारा, यही तो पूछ रहा है। देखो देन द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ रैंडमली चूज क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन चूज करता है उसका वो जानता है कि नहीं जानता, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि x है, x क्वेश्चन का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बच गया E2 ही कितने को वो गेस किया है, तो वो क्या होगा, हमें पता है कि सारे क्वेश्चन का वो आंसर किया है, तो कुछ का जानता होगा कुछ का नहीं जानता होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितना होगा, 1 होगा। तो दैट मीन्स कि अगर वो x का जानता है तो बाकी बच्चे का वो क्या करेगा, गेस करेगा, दैट मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - x होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखना ये जो गिवन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये सॉरी बेस थ्योरम है, कंडीशनल तो ये था, ये बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन है। तो पहले तो बताओ उसका सही होने का, करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट मीन्स की टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो उसका आंसर सही होने का दो तरीके हैं, जब वो जानता है तब प्रोबेबिलिटी उसकी, और जब वो गेस करेगा उसके थ्रू करेक्ट आंसर होने का 2 तरीका है, 2 तरीके से हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट मीन्स कि उसका आंसर क्या है, सही है। तो कैसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आपको पता होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस साइड को। बाई TPT टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका कि आंसर इज करेक्ट है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन दैट E2। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होगा, देखो बेस थ्योरम कह रहा है क्या कि द गिवन दैट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन, इतना अच्छा यहाँ पे देखो गिवन है, क्या गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, क्वेश्चन क्या किया गया, बीइंग गेस्ड, उसके थ्रू करेक्ट आंसर, वो वाला जो है ये पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके थ्रू हमारा प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1/6 गिवन है। तो दिस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हम माने, x माने, x इंटू ये E1 के थ्रू कितना है दिया हुआ है, करेक्ट आंसर का 1 है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम कितना माने, 1 - x इंटू वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2 कितना है हमारा, 1/2 है। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है हमारा, वो है इस तरीके से गिवन है, दैट मीन्स कि 1/6 जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, बीइंग गेस्ड, दैट मीन्स कि दिस, इसकी वैल्यू कितना है, 1 - x/2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी तो यही बच गया हमारा x + 1 - x/2, है ना। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले 2 LCM लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है, देखो 1/6 =
न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स बचेगा, डिनोमिनेटर में देखना 2x माइनस एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ रहा है, 6 माइनस 6x इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे। अब x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x। तो दिस इम्प्लाइज हमारा x की वैल्यू कितना आ गया 5/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर रैंडमली चूजेस क्वेश्चन का, तो वो आंसर कितने का जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/7 होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर वो पूछ देता वो क्वेश्चन कि वो आंसर रैंडम कितने का वो तुक्का मारा, दैट मीन्स कितने क्वेश्चन का गेस किया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 5/7 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 2/7 आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आंसर इज सी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ओके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। क्या गिवन है देखो बच्चा कि x की वैल्यू जो है हमारा x वो π/2 से पाई है, दैट मीन्स कि ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बी सच दैट cot x की वैल्यू है, cot x हमें पता है सेकंड में निगेटिव, इसलिए देखो निगेटिव वैल्यू गिवन है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो देखो क्या कर सकता हूं, ओके साइन a इंटू साइन बी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर तो साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस बी। ओके, और डिफरेंस भी कितने का दिख रहा है 6x माइनस x/2 का है। ठीक है, और अगला टर्म जो आएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस फिर कॉस a इंटू साइन बी। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, वो अलग अलग करके दिया है, हम पहले मल्टीप्लाई करके एक साथ पेयर देखते हैं कि हम रीअरेंज करते हैं कि किसको किसके पास लाने से कुछ फॉर्मूला लग जाए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे देखो कॉस a इंटू कॉस बी, इन दोनों को एक साथ लेके आता हूँ, है ना, इंटू में प्लस करके ले आओ, तो कॉस a इंटू कॉस बी कितना, देखो कॉस 6x इंटू कॉस, रीअरेंज करना है सिर्फ, कॉस 11x/2। तो ये कॉस a इंटू कॉस बी को यहाँ लाया, फिर यहाँ से साइन a इंटू साइन बी को इधर ले आओ, सब प्लस में इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन बी, साइन 6x इंटू साइन 11x/2, ये हो गया। तो इन दोनों को ये जो है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इन दोनों को एक पास रखा, क्यों, क्योंकि हमारे माइंड में चल रहा है कि कॉस a इंटू कॉस बी साइन, ये फॉर्मूला है किसका, कॉस a माइनस बी का, तो वहाँ से हम इससे बड़ा, इस बड़े एक्सप्रेशन से छोटे में जा सकते हैं। तो हम जैसे जैसे छोटे एक्सप्रेशन में जाएंगे तभी तो फिर हम इसके हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखना कॉस, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो साइन a इंटू कॉस भी होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस देखो साइन 6x इंटू कॉस 11x/2, कॉस 11x/2, और यहाँ पे माइनस आएगा, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे माइनस में है ना, कॉस a इंटू साइन बी, यहाँ पे माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x/2, है ना, 11x/2, ये हो गया। तो अब हम लोग रीअरेंज करने से पहले देखो नहीं दिया था हमें, पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, ये हम रीअरेंज करते हैं, एक पास लाते हैं टर्म्स को, ताकि हम कुछ उससे सिंप्लीफाई कर सकें। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो दैट मीन्स कि देखो अब ये तो आइडेंटिटी है हमारा कौन सा, कॉस a माइनस बी का, दैट मीन्स कि कॉस 6x माइनस 11x/2 का एक्सपेंड करके दिया था इसका, है ना, प्लस ये भी देखो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये किसका है, साइन a माइनस बी का, दैट मीन्स कि साइन 6x माइनस 11x/2। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल सा ही है, ऐसा तो जेईई मेन में भी आता है, इससे भी हार्ड आता है जेईई मेन में। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे भाई, देखो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू चाहिए, अब देखते हैं कॉट x की वैल्यू कितना है, कॉट x की वैल्यू हमारा है -5/√11,
तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बेस की वैल्यू कितना है 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 11 है। तो हम सबसे पहले यहाँ से देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू 5 है। वो निगेटिव मत सोचना, निगेटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण है। बेस 5 है, परपेंडिकुलर हमारा √11 है। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा बच्चा? तो देख लो 5 25 प्लस 11 36, 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से cos x की वैल्यू जब निकालेंगे, cos x की वैल्यू वो कितना होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कि 5/6। बट हमें पता है कि cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, इसलिए cos x की वैल्यू क्या होगा -5/6। अब लेकिन यहाँ से देखो cos x की वैल्यू पता है, लेकिन हमें चाहिए cos x/2 और sin x/2। तो हमें पता है ना एक चीज़ कि cos, इसको हाफ एंगल में हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम एज इसको ट्रीट कर सकते हैं cos 2 × x/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 cos² x/2 -1 इक्वल टू कितना -5/6, ये लिख सकते हैं। यहाँ से देखो cos² x/2 की वैल्यू कितना आएगा, cos² x/2 की ये 1 ऐड करो 1/6 होगा, 2 से डिवाइड करो 1/12 होगा, 1/12। तो cos x/2 की वैल्यू जो आएगा, अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा +/(1/2)√12, √12 को 2√3, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। क्यों बताता हूँ। x देखो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब x/2 करेंगे तो ये π/4 से π/2, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो cos x होता है वो पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से हम वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, तो 1/2√3 आ गया। अब इसी के हेल्प से हम sin x/2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sin x/2 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है √1 - cos²। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा ये 1/12 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 दिया हुआ है cos² x/2 की वैल्यू 1/12, यहाँ से रखो तो देखो ये क्या आ रहा है √11 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में √11, और नीचे कितना बचेगा 2√3 बचेगा। सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे यहाँ पे भी, चूंकि साइन भी फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव। तो दोनों वैल्यू मिल गया, cos x/2 भी मिल गया, sin x/2 भी मिल गया। यहाँ पे रख दो cos x/2 की वैल्यू 1/2√3, इसका 11/2√3, सॉरी √11/2√3। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा √11, चूंकि डिनोमिनेटर कॉमन था तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो आंसर देखो दिया होगा √11 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सिंपल सा सिर्फ रीअरेंज करना था, एक पास लाना था और आइडेंटिटी लगा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट गिवन है इसमें, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग अभी सिंगल चॉइस वाला ही देख रहे हैं सेक्शन 1 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि कंसीडर द एलिप्स, एलिप्स हमारा गिवन है, ओके, स्टैंडर्ड एलिप्स गिवन है। लेट SP, Q बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट कहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो तो हम डायग्राम बना के जैसे जैसे बोलता जाएगा उस तरह से रिप्रेजेंट करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो एलिप्स हमारा जो है वो कैसा गिवन है, स्टैंडर्ड वाला है ना, जिसका कि हमारा सेंटर जो है कहाँ पे ओरिजिन पे है, और वर्टेक्स जो हमारा होगा वो कहाँ पे होगा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इस तरीके से, है ना। देखना इधर इलिप्स जो हमारा है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे कि सेंटर उसका ओरिजिन है। अच्छा बताओ a की वैल्यू इसमें 3 है, b की वैल्यू कितना है 2 है, ये a² है ये b² है। तो दैट मीन्स कि वर्टेक्स जो होगा ये 3,0 पे होगा, और ये वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ पे होगा 0,2 पे होगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट, कह रहा है कि पॉइंट जो है हमारा है P, Q, S पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक कंडीशन देखो गिवन है कि सच दैट कि इस पॉइंट को अगर इसमें पुट कर रहे हैं एलिप्स में तो वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि वो बताता है कि पॉइंट हमारा आउटसाइड द एलिप्स है। दैट मीन्स कि कहीं पॉइंट जो S जो होगा इधर कहीं पे होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में S जो है हमारा है कोई पॉइंट P, Q इधर होगा, ठीक है, ओके। देखो कंडीशन का मतलब है उसका, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S टू द एलिप्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट S से, और विच वन मीट्स द एलिप्स एट एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट यहाँ मीट कर रहा है ना, इस तरीके से मीट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लिया S, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा है, सेकंड पॉइंट जो है देखो सेकंड टेंजेंट क्या कह रहा है, एंड द अदर मीट्स द एलिप्स एट पॉइंट T इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में दूसरा टेंजेंट मीट कर रहा है इस तरीके से कहीं,
है ना। पॉइंट को थोड़ा और दूर ले लेता हूँ मैं बच्चा, है ना, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट हमारा है एस पी कॉमा क्यू। तो फर्स्ट टेंजेंट जो है वो माइनर एक्सिस को वर्टेक्स पे यहाँ पे टच कर रहा है, यानी 0,2 पे। सेकंड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट टी पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे। ओके, लेट आर बी दिया हुआ, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। अच्छा, वो ओ को ना मान के क्या माना, आर माना है, ठीक है। आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव, अच्छा ओके 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 सॉरी, ये तो सेंटर है ना हमारा, ओ बी द सेंटर, ये ओ ठीक है सेंटर है। आर बी द वर्टेक्स, ये आर है हमारा, ये वो भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वाला। देखो वर्टेक्स ये भी है और ये भी है एक्स कोऑर्डिनेट वाला, तो पॉजिटिव एक्स कह रहा है तो हम सिर्फ ये वाला लेंगे 3,0। देखो क्या रहा होगा, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो यानी इसको हम क्या माना गया है क्वेश्चन में, आर माना गया, ठीक है। ओ बी द सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी, ओके, ये वाला, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, कितना गिवन है, 3/2 गिवन है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा ओके, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अच्छा एक चीज तो पहले तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है, ये ओ आर टी, ये वर्टेक्स भी हमें पता है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये कोई रैंडम पॉइंट है हमारा एलिप्स का, तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म आता है एलिप्स का कि कोई भी पॉइंट टी हम मान लेते हैं, क्योंकि एलिप्स है तो क्या मानेंगे यहाँ पे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा होता है। ए हमारा कितना है 3, तो 3 कॉस थीटा, और बी हमारा कितना है 2, तो 2 साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स अगर मानना हो तो हम इस तरह से मानते हैं। तो अब देखो वर्टेक्स हमारा ये आ गया 3 cos थीटा 2 sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट भी पता है 3,0 और ये ओरिजिन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से, या तो तुम तीनों वर्टेक्स का यूज करके, लेकिन ये तो सिंपल सा है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें तो ये हमें पता है ये लेंथ कितना है, इसके बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, दैट मीन्स कि 2 sin थीटा ये वाला लेंथ है। और ये जो है हमारा देखो एक्स बेस हमारा कितना है 3 यूनिट्स है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3/2 गिवन है। फॉर्मूला से हम निकालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 3, मॉड ले लेता हूँ चूँकि एरिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, अभी थीटा के बारे में पता नहीं है ना, इंटू 2 sin थीटा इक्वल टू कितना 3/2। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल के इसको डिवाइड कर देगा। तो मॉड साइन थीटा जो है वो कितना है बच्चा, वो 1/2 के इक्वल है। तो बताओ साइन थीटा की दो वैल्यू, +1/2 और -1/2, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, इसलिए हम साइन थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन थीटा की वो -1/2 लेंगे, ठीक है। तो जिस टाइम साइन थीटा अगर -1/2 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगा √, अच्छा ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव वाला ही ले रहे हैं, तो 1 - 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया तो √3/2। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गया, दैट मीन्स कि अब टी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। टी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3√3/2, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टी का कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ से, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये पार्ट भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें फाइंड जो करना है वो कॉस थीटा, एक पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ओके, देखो पी और क्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखना, ये गिवन है टेंजेंट। अच्छा, इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आप लोग को पता होगा, क्या होता है भाई टेंजेंट का इक्वेशन, x(x1) दैट मीन्स कि x(x1) किसी भी पॉइंट का प्लस y(y1), ये तो ऐसे ही रहेगा, और -1 इधर ले आओ, t = 0 होता है ना, t = 0, तो ये किसी भी पॉइंट पे, इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन हम निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे,
और इस पे भी पी एंड क्यू लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। तो एक एक करके निकालते हैं। 0,2 पे, 0,2 पे इस टेंजेंट का इक्वेशन, इसका मैं लिख रहा हूँ, है ना, इस टेंजेंट का इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x के जगह पे 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y इंटू y1 के जगह पे कितना है 2 है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1 4 डिवाइडेड 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो लाइन तो आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, यानी ये टेंजेंट जो हमारा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इस सी लाइन पे p कॉमा क्यू लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि p तो रख नहीं सकते, q की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से देखो कितना आ गया, q की वैल्यू 2 आ गया पहले से ही, ठीक है। सेकंड में अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, दो अननोन है, दो इक्वेशन भी हमें मिल जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो x1 के जगह पे रखो x1 इंटू 3√3/2, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 और ऑलरेडी 9 है भी यहाँ पे तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y/1 के जगह पे कितना रखेंगे बच्चा, -1/2, तो यहाँ पे देखो कितना प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। y1 के जगह पे हम कितना रख रहे हैं 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा y/8, ठीक है। देख लो यहाँ पे y1 की जगह पे रखेंगे -1/2 तो ये माइनस यहाँ 1/2 8 हो जाएगा और ये -1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब देखो ये इस टेंजेंट का इक्वेशन है, इस टेंजेंट का। अब इसी टेंजेंट पे p कॉमा q भी लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि x के जगह पे p, y की जगह पे q रखो, तो x के जगह पे p रखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है 3 से, तो कितना आ जा रहा है ये √3p डिवाइडेड बाई कितना 6 और y की जगह पे क्या q रखें, q की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना 2, तो 2/8 कितना हो जाएगा -1/4 और ये -1 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से देखो √3p डिवाइडेड बाई 6 जो है ये कितना होगा -5/4 इक्वल टू हो जाएगा ये 5/4। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं किए, ओके देख लेता हूँ एक बार। x(x1) ओके 1/4 √3/2, ठीक है, 3√3/2 तो x(x1) तो x इंटू 3√3/2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस y/1 तो y इंटू -1/2 तो -1/8 और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। y की जगह पे 3√3, ठीक है, तो √3p डिवाइडेड बाई 6 q रखेंगे उसके जगह पे, q की वैल्यू 2 तो 1/4, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो -5/4, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ आ रहा है, p की वैल्यू जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 6 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा कटा, 2 3 जा तो ठीक, तो 15 आ रहा है, 15/2√3 आ रहा है, यहाँ से ये कटेगा 5√3, तो 5√3/2, तो ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, कुछ गड़बड़ किए हैं बच्चा हम लोग लग रहा है, ओके। a cos थीटा b sin थीटा यहाँ तक ठीक है, तो x(x1) साइन थीटा की वैल्यू -1/2 तो 1/4 1 माइनस, ठीक है, √3/2। कोऑर्डिनेट तो हम लोग सही निकाले हैं। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन कितना है x इंटू 3√3/2 इंटू 9, ठीक है, √3/6 y/1 तो y इंटू -1/2, ओके ओके ओके। साइन थीटा की वैल्यू हमारा -1/2 था ना, तो साइन थीटा के जगह पे -1/2, 2 से 2 कट के यहाँ पे -1 बचेगा ना, ओके। यहीं पे देखो एक गलती कारण पूरा आंसर ही गलत हो जाता है अभी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे y/1 जब रखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन देखना, टेंजेंट का इक्वेशन, इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो रहा है x(x1), ओके, कैलकुलेशन वहाँ पे गलती था, x(x1) कितना हो जाएगा x इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 था तो 2 इंटू 9 यहाँ पे, ठीक है, माइनस y/1 करेंगे तो -y डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और -1 इक्वल टू कितना, ये 0 है। अब ठीक है, x के जगह पे p, y की जगह पे q रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ये कटेगा 3 टाइम्स, तो ये √3p डिवाइडेड बाई 6 माइनस y की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये
वाई की जगह पे क्यू रखेंगे, फिर क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना -1/2 -1 = 0। तो ये -3/2 उधर चला जाएगा, तो देखो √3p डिवाइडेड बाई 6 = 3/2। यहाँ से ये कट रहा है 3 टाइम्स, तो दिस इम्प्लाइज देखो तो p = कितना 9/3, 3 जा 9, 9/√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, p = 3√3। वही कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गलती ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो कितना आ गया, p की वैल्यू 3√3 और q की वैल्यू कितना था 2 था, q की वैल्यू 2, p की वैल्यू 3√3। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके, और देखो गिवन है सब कुछ दिया था कि पॉइंट जो है इसके कैसे पता चला कि ये बाहर है कि अंदर है, तो वो कंडीशन से कि जब हम पॉइंट को इलिप्स में पुट करते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 आए तो वो आउट ऑफ इलिप्स के बाहर होगा, अगर लेस देन 1 आता तो अंदर होता, और 0 आता तो इलिप्स पे लाई करता है। ये कंडीशन है हमारा, है ना। तो ये पॉइंट बाहर हो गया, दिया हुआ एक टेंजेंट इससे, एक टेंजेंट इससे दिया हुआ है, तो हम किसी इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये तो पॉइंट पता है, इस पे टेंजेंट लिख सकते, ड्रॉ कर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, t = 0 से, फिर पॉइंट को उसमें पुट करेंगे तो q डायरेक्ट तो आ रहा है, बस p निकालने के लिए फिर से इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके लिए ये पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो हम लोग एक कंडीशन उसके लिए देखो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको मान लेंगे, है ना। तो वहाँ से हमारा कॉस्ट साइन थीटा की वैल्यू आ गया, साइन थीटा आया तो ये पॉइंट t आ गया। अब जब पॉइंट t आया तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन ये आया, फिर p, q इसमें पुट करो, q की वैल्यू 2 रखो तो p की वैल्यू आसानी से, तो इतना सिंपल सा है ना, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। तो आज के लिए हमारा है सेक्शन 1 में देखो 4 क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 4 क्वेश्चन ही होते हैं, आज के लिए इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा, सेक्शन 2, दैट मीन्स कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला, ठीक है। थैंक यू।